नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है नंदवंश। और जब हम नंदवंश की बात करते हैं तो ये भी मगध साम्राज्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण वंश था जो शिशुनाग वंश के बाद प्रारंभ होता है और जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे। जी हाँ। और जब हम उत्तरी भारत की बातें करते हैं, उत्तर भारत पर मगध साम्राज्य का अधिकार स्थापित करने वाला जो मुख्य शासक था वो था महापद्म नंद। जी हाँ, जिसने मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। तो आज हम उसी वंश के बारे में हम विस्तार से हम जानेंगे। अगर हम नंद वंश की बातें करें तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार इसे नापित जाति से बताते हैं, अर्थात नाई जाति से बताते हैं। कुछ इसे शूद्र बताते हैं। तो सभी के मतों को भी हम जानेंगे। और इसी वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे धनानंद, जिसके बारे में कहा जाता है तो उसके पास जो धन था, धनानंद के पास बहुत ज्यादा धन था। बताया जाता है कि 80 करोड़ धन था उसके पास। दीप वंश और महावंश पुस्तकों के आधार पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और धनानंद को हटाकर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और जो ये नंद वंश के शासक थे ये 9 थे। जी हाँ, इसीलिए इस वंश का नाम नंद पड़ता है। और ये जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म के जो भिक्षुए थे या जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्ति थे उन्हें इन्होंने नौकरियों पर भी रखा था। अच्छी अच्छी पोस्ट दी थी उनके लिए, बड़े बड़े पद दिए थे उनके लिए। चाहे हम कल्पक की बातें करें, ठीक है ना, चाहे हम सकटाल की बातें करें। तो हम बात करें तो आज हम उसी नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो ये नंद वंश है, जो इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है 344 ईसा पूर्व से। ये मुख्यतः 322 ईसा पूर्व तक चलता है। जी हाँ, ये कब तक चलता है? 322 ईसा पूर्व तक चलता है। और जब हम संस्थापक की जब हम बातें करते हैं तो इस वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था महापद्म नंद। इस वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था महापद्म नंद, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। जी हाँ। जब हम पुराणों की बात करते हैं, पुराणों में इसका नाम जो मिलता है, पुराणों में तो महापद्म मिलता है। क्या मिलता है? महापद्म मिलता है। महापद्म नाम मिलता है इसका पुराणों में। जी हाँ। और कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम महाबोधि वंश की बात करते हैं, तो उसमें जो इसका नाम मिलता है वो मिलता है उग्रसेन। क्या नाम मिलता है? उग्रसेन, उसमें इसका नाम मिलता है। जी हाँ, ऐसे प्रश्न आजकल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, कौन से ग्रंथ में क्या नाम मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे परीक्षाओं का एक स्तर बढ़ता जा रहा है तो उसमें आजकल ऐसे नाम बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं जैन धर्म के जब ग्रंथों की जब हम बातें करते हैं, जी हाँ, जब हम जैन धर्म के जब ग्रंथों की बात करते हैं, जब हम जैन धर्म के ग्रंथ की बात करते हैं, परिशिष्ट पर्वन, क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वन की जब हम बातें करते हैं, इस ग्रंथ की परिशिष्ट पर्वन की जब हम बातें करते हैं, इसके अनुसार महापद्म नंद को नापित कहा गया है। क्या कहा गया है? नापित कहा गया है। नापित बोलते हैं नाई को। किसको बोलते हैं? नाई को। तो इसे नापित कहा गया है। एक बात तो निश्चित है, जी हाँ, एक बात तो निश्चित है, जो ये महापद्म नंद थे ये क्षत्रिय तो नहीं थे। जी हाँ, ये क्षत्रिय तो नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर ये क्षत्रिय होते तो क्षत्रियों के नाशक की ये उपाधि धारण नहीं करते। इन्होंने क्षत्रियों के नाशक की उपाधि धारण की थी। तो क्षत्रियों का नाश करने वाले की जो उपाधि धारण की थी
तो इससे ये तो निश्चित हो जाता है कि ये क्षत्रिय तो नहीं थे। जी हाँ, और ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है ना, तो परिशिष्ट परवन के अनुसार इसे क्या कहा गया है, नापित कहा गया है। ठीक है ना। अगली बात है, हम बात करें जो यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने भी अपना अपना उल्लेख किया है। जब हम यूनानी लेखक कार्टियस की बातें करते हैं, यूनानी लेखक जब हम कार्टियस की बातें करते हैं, ये कार्टियस भी इसे शूद्र मानता है। क्या मानता है, शूद्र मानता है। कार्टियस कार्टियस इसे शूद्र मानता है। और जो ये नापित जो है, ये नापित शूद्र में ही माना गया है कि जो नाई है ये नाई शूद्रों में ही आता था, क्षत्रिय में नहीं आता था। कार्टियस भी इसे नापित मानता है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, जो कार्टियस है, कार्टियस ये कहता है, कार्टियस जो है वो ये कहता है, जो कालाशोक थे, कालाशोक की जो पत्नी थी, जी हां, कालाशोक की जो पत्नी थी उसका इस नापित पर उसका दिल आ गया था, अर्थात वो इससे प्रेम करने लग गई थी। और उसके बाद इन्होंने कालाशोक की हत्या कर दी थी। नापित अर्थात इस महापद्मनंद ने रानी के साथ मिलकर। ठीक, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद कालाशोक के जो उत्तराधिकारी थे, कुछ समय तो ये महापद्मनंद उनके संरक्षक रहते हैं, लेकिन बाद में उत्तराधिकारियों की भी हत्या कर दी जाती है। और बाद में अपनी राजगद्दी को जो संभाल लेते हैं, वो कौन संभाल लेते हैं, महापद्मनंद संभाल लेते हैं। ये उल्लेख जो करता है ये कार्टियस करता है, किसके साथ, रानी के साथ मिलकर, रानी के साथ मिलकर इसने काम किया था। मिलकर इसने किसकी हत्या की थी, कालाशोक की हत्या की थी, कालाशोक की। ठीक है ना, रानी के साथ मिलकर। ठीक है, एक और है यूनानी इतिहासकार जिसका नाम है डियोडोरस। डियोडोरस, एक बात समझना, डियोडोरस, जब हम हाई लेवल की जब हम बातें करते हैं तो उस समय ये जो मत होते हैं ये बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि ये जो कथन होते हैं, इन कथन के अंदर से जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बड़ा महत्व रखते हैं जो ये कथन है। तो हम डियोडोरस की हम बातें करें तो डियोडोरस तो ये कहता है, रानी, जो रानी का जो पति था जिसका नाम था कालाशोक, जिसका नाम क्या था, कालाशोक, जिसका नाम था कालाशोक, कालाशोक जिसका नाम था, ये जो कालाशोक थे ये वृद्ध हो चुके थे। क्या हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे, वृद्ध अवस्था में थे, अर्थात ये बुजुर्ग हो चुके थे। तो रानी ने ही अपने पति कालाशोक की हत्या की थी। किसने की थी, रानी ने ही अपने पति कालाशोक की हत्या की थी। ये बात जो कहते हैं ये डियोडोरस कहते हैं। कौन कहते हैं, डियोडोरस कहते हैं कि इसी ने, रानी ने ही कालाशोक की हत्या की थी। ये बात जो कहते हैं ये डियोडोरस कहते हैं। जैसा भी हो, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। ठीक है, तो हम बात करें तो ये इतना तो निश्चित था कि ये क्षत्रिय तो नहीं थे महापद्मनंद, ये बात तो सच थी जी। ठीक है ना, क्योंकि क्षत्रिय तो ये नहीं थे, क्योंकि क्षत्रियों का नाशक की जो उपाधि धारण की है तो क्षत्रिय तो ये बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, हम बात करें, इसके बाद हम बातें करें, ये जो महापद्मनंद है, महापद्मनंद जिसके लिए महापद्म, उग्रसेन जैसे जैसे नामों का उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में किया गया है, जिसको मैं आपके लिए अभी पहले ही बता रहा था। मैं बात करूं जो ये महापद्मनंद है, ये राजगद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने क्षत्रियों का नाशक की उपाधि धारण की। किसकी, क्षत्रियों का नाशक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है ना, हम बात करें कि जो क्षत्रिय थे, इन क्षत्रियों के नाश कराने में, इन्हें समाप्त कराने में जो जैन धर्म के जो कोई भिक्षु थे, जो जैन धर्म के सदस्य थे, उन्होंने भी भूमिका निभाई थी। और इसके राज दरबार में कल्पक थे। कौन थे, इसके राज दरबार में जो कल्पक थे, इसने भी क्षत्रियों का नाश करने में इस महापद्मनंद की सहायता की थी। जी हाँ, अगली बात, ये जो महापद्मनंद थे इन्होंने अपने आप को द्वितीय परशुराम कहा है। क्या कहा है,
द्वितीय परशुराम कहा है इन्होंने अपने आप को, अर्थात मैं दूसरा परशुराम हूं, ये नाम भी इन्होंने अपने आप को दिया है। जी हाँ, क्षत्रियों का नाश करने वाला। हम बात करें कि जो ये महापद्मनंद थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना। हम बात करें कि जैन धर्म के अनुयायी क्यों थे, ये जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, हमें एक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। कौन सा मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख मिलता है हमें खारवेल का। हाथी गुफा अभिलेख मिलता है हमें, किसका? खारवेल का मिलता है। तो जब हम हाथी गुफा अभिलेख की जब हम बातें करते हैं, तो इस हाथी गुफा अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, ये महापद्मनंद इस कलिंग से, क्योंकि ये कलिंग का शासक था। जी हाँ, कलिंग उड़ीसा के शासक थे ये खारवेल। तो ये महापद्मनंद इस कलिंग से, किससे? कलिंग से महापद्मनंद जिनसेन की मूर्ति को, कौन सी मूर्ति को? जिनसेन की मूर्ति को कलिंग से कहां पर लेकर आए थे? मगध लेकर आए थे। कहां पर लेकर आए थे? मगध, क्योंकि भाई मगध के ही तो शासक थे ये, तो मगध लेकर आए थे। और ये प्रश्न काफी बार हमें मिलता है। जी हाँ, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। और यह भी कहा जाता है, ये तनुश्ली एक नदी और थी, तनुश्ली एक नदी को भी इसने निकाला था कलिंग से जी, उस जिसे मगध लेकर आता है, जिसका नाम था तनुश्ली। और जब ये खारवेल जब शासक बनते हैं कलिंग के, तो खारवेल अपने हाथी गुफा अभिलेख में उल्लेख करते हैं, जिस मूर्ति को महापद्मनंद कलिंग से लेकर गए थे, उस मूर्ति को मैं पुनः कलिंग ले आए थे। यह जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भी हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जब ये जिनसेन की मूर्ति को लेकर जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये जैन मूर्ति थी, तो इस मूर्ति की ये पूजा पाठ किया करते थे। क्या करते थे? पूजा पाठ इस मूर्ति की ये किया करते थे। तो ये जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, तो ये तो हो गया एक जैन धर्म को मानने वाले थे, जो एक जानकारियां जो हमें प्राप्त हो रही है। इसके बाद बताया जाता है कि मगध साम्राज्य में, किसमें? मगध साम्राज्य में बताया जाता है कि मगध साम्राज्य में, कौन से साम्राज्य में? मगध साम्राज्य में उत्तर भारत को मिलाने वाले, या हम कहें मगध साम्राज्य में उत्तर भारत का विलय करने वाले, उत्तर भारत के भारत का विलय करने वाले जो शासक थे, वो कौन थे? महापद्मनंद थे। और इस महापद्मनंद की जब हम बातें करते हैं, तो इन्होंने, चाहे हम कौशल की बातें करें, काशी की बात करें, कुरुक्षेत्र की बातें करें, शूरसेन की हम बातें करें, पांचाल की हम बातें करें, तो इन्होंने इन क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। एक बहुत बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया था। यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। जी हाँ, ये महापद्मनंद के जो लेख हैं, उस समय के जो स्रोत हैं, उनसे हमें पता चलता है। जैसे हम बातें करें साम्राज्य विस्तार की, जब हम बातें करते हैं कि इसका जो साम्राज्य का विस्तार था वो कहां कहां पर था, जब हम उसकी बातें करते हैं साम्राज्य विस्तार की, तो हम बात करें, हमें पता चलता है इसने जो इक्ष्वाकु जो वंश था, ये कहां का वंश था? कौशल का वंश था। इस पर भी इसने अधिकार स्थापित किया था, और इसको भी इसने किसमें मिला लिया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नंबर दूसरा हमें पता चलता है पांचाल का, वो पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। जी हाँ, अहिछत्रपुर, और कापिल्य जिसकी राजधानी थी पांचाल। तो पांचाल जो था, जिसका क्षेत्र रुहेलखंड आता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, रुहेलखंड, और हमें इस रुहेलखंड से भी पता चलता है पांचाल से, तो इसको भी इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हम बात करें काशी की, हम बातें करें
काशे का जो प्रयोग किया गया है वो काशी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? काशी के लिए किया गया है। तो हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इसने काशी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसको? काशी को भी इसने अपना साम्राज्य में मिला लिया था। नंबर हम बातें करें होहेय की, हम बातें करें होहेय की, जब हम बातें करते हैं, जो ये होहेय है जिसकी राजधानी महिष्मती थी, जो ये अवंती वाली है, इसको भी इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन राज्यों को जो ये मिलाने वाले हैं अपने साम्राज्य में यही है। और हमें एक पता चलता है, जो कलिंग के जो शासक थे, कलिंग के जो शासक थे, हमें पता चलता है खारवेल के हाथी गुफा विलेख से, तो कलिंग पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। जी हाँ, हम बात करें जो कलिंग था, कलिंग पर भी विजय स्थापित की थी। जी हाँ, और ये कलिंग कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। जी हाँ। नंबर हम छठे की हम बातें करें कलिंग के बाद, एक अश्मक की जब हम बातें करते हैं, वो अश्मक जिसकी राजधानी पोटल थी, अश्मक पर भी इन्होंने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। अश्मक जिसकी राजधानी पोटल थी, ठीक है ना, यहां पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। नंबर हम सातवें की हम बातें करें, एक कुरु है, जिसमें कुरु में जो आता है क्षेत्र दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आता है। जी हाँ, कुरु की हम बातें करें, कुरु में भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था। किसके? दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था। नंबर आठवीं की हम बातें करें कुरु के बाद, एक है मिथिला, जिसे मिथिला बोलते हैं, मिथिला बोलते हैं। और ये जो मिथिला वाला जो क्षेत्र है, ये दरभंगा, जो बिहार वाला, जो नेपाल के पास वाला क्षेत्र है, ये है, यहां पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद नंबर अगला है शूरसेन, एक सूरसेन क्षेत्र पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। जब में हम सूरसेन की बातें करते हैं, सूरसेन में ये मथुरा और भरतपुर वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? भरतपुर वाला क्षेत्र आता है और मथुरा आता है, यहां पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और एक है वितिहोत्र, नंबर 10वां है वितिहोत्र, वितिहोत्र, यहां पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कहने का मतलब यह है, बताया जाता है कि इन 10 राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कौन से 10 राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जिसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, और जिससे हमें ये पूरी तरीके से ये पता चल जाता है कि जो महापद्म नंद थे बड़े ताकतवर और शक्तिशाली शासक थे। इसके बारे में हमें ये भी पता चलता है। और ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म से संबंधित कल्पक को इसने अपने साम्राज्य में इन्होंने एक अच्छा पद दिया था, और उसी की सहायता से क्षत्रियों का इन्होंने नाश किया था, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जाति से एक बात तो निश्चित है कि जाति से ये नाई तो था, क्या था? जाति से ये नापित तो था। ये जानकारी तो हमें प्राप्त हो ही जाती है इसके बारे में, क्योंकि अगर ये क्षत्रिय होता तो क्षत्रियों के नाशक की उपाधि ये कभी भी धारण नहीं करता, ये बात तो निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो ये है महापद्म नंद के बारे में। इसके बाद बताया जाता है कि इस जो नंद वंश है, इस नंद वंश के जो शासक थे, जब हम नंद वंश के शासकों की बातें करते हैं तो इसके 9 शासक बताए जाते हैं। कितने शासक बताए जाते हैं? 9 शासक बताए जाते हैं। जब इस नंद वंश के 9 शासक थे, तो इसीलिए हमें पता चलता है और इसीलिए हमें जानकारी मिलती है कि इसका नाम जो नंद वंश पड़ा था वो 9 से पड़ा है। किससे? 9 से, क्योंकि इस वंश के 9 शासक थे। और कभी कभी आजकल परीक्षा का लेवल बदल चुका है, तो आजकल आपसे इन शासकों का क्रम अनुसार नाम भी पूछ लिया जाता है। जी हाँ, कौन सा शासक कौन से वंश से थे, या कौन से शासक के बाद अगला शासक कौन आएगा, या नंद वंश के शासकों के बारे में ही पूछ लिया जाए कि फला शासक के बाद कौन सा आएगा, राष्ट्रपाल के बाद कौन सा आएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हम इनके 9 शासकों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नंबर पहले जो शासक थे, नंबर पहले शासक थे उग्रसेन थे। उग्रसेन का मतलब अर्थात संस्थापक महापद्म नंद थे। नंबर दूसरे थे पंडुक थे। नंबर दूसरे जो शासक थे वो कौन थे? पंडुक थे। ये दूसरे नंबर पर पंडुक आते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला था पंडुगति था, अगला जो तीसरा शासक था पंडुगति थे। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पंडुक के बाद कौन सा शासक आता है? तो पंडुक के बाद पंडुगति शासक आता है, क्रम अनुसार की जब हम बातें करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें, नंबर चौथा जो थे वो थे भूतपाल थे। कौन थे? भूतपाल थे नंबर चौथे।
ठीक है ना। नंबर चौथे जो थे भूतपाल थे। नंबर 5 में की हम बात करें तो राष्ट्रपाल थे। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूतपाल के बाद अगला जो शासक है नंद वंश का वो कौन आएगा, तो राष्ट्रपाल आएगा। कौन आएगा, राष्ट्रपाल आएगा। और इसके बाद हम बातें करें गोविष्णक, इसके बाद हम बातें करें गोविष्णक अगला शासक था, छठा गोविष्णक अगला शासक था। जो छठे नंबर के जो शासक थे वो कौन थे, गोविष्णक थे। और 10 शिदाक हम बात करें, 10 शिदाक जो शासक थे ये 7वें नंबर के शासक थे। 8वें नंबर के हम शासक की बात करें तो केवर्त थे। कौन थे, केवर्त थे। और ये केवर्त, और इसके बाद जो धन है, इसके बाद नंबर अगला है धन, जिसे धनानंद कहा जाता है, जिसे धनानंद कहा जाता है। ये अगले 9वें नंबर के शासक थे। 8वें नंबर के केवर्त थे और 9वें नंबर के जो शासक थे धन थे, जिसे धनानंद कहा जाता है। तो हम बात करें ये 9 शासक थे इसे नंद वंश के, और इन 9 शासकों की वजह से ही इसका जो नाम पड़ता है वो पड़ता है नंद वंश पड़ता है। और अंतिम शासक जो थे, अंतिम जो शासक थे वो धन थे, जिसे धनानंद कहा जाता है। इसका नाम धनानंद इसलिए भी पड़ता है क्योंकि बताया जाता है कि ये अपने पास धन को एकत्रित करते थे। इसके पास बहुत ज्यादा धन था, जी हाँ, तो इसका नाम धनानंद पड़ता है। बताया जाता है कि इसने 80 करोड़ जो धन था, जो रुपए था, उसे किसी गुफा के अंदर छुपा रखा था। वो दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथों से ये हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। जी हाँ, इसी के बारे में होती है, धन के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो हम जिसका हम इतिहास पढ़ेंगे और जिसको हम पढ़ेंगे वो है हमारा धन, अर्थात धनानंद। अब हम धनानंद के बारे में जानेंगे, अर्थात जो ये धनानंद है इसका जो इतिहास है वो इसका इतिहास क्या है, तो इसके बारे में हम गहराई से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो ये धन थे, जी हाँ, हम बात करें जो ये धन थे जिसे धनानंद कहा गया है, धनानंद कहा गया है, और जिसे घनानंद भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बारे की जब हम बातें करते हैं, अंतिम शासक है, और इसके बारे में हमें कार्टियस से भी जानकारी प्राप्त होती है। जी, कार्टियस से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कार्टियस। और ये वो कार्टियस है जो सिकंदर के समय से संबंधित है। ठीक है ना। तो हम जब कार्टियस की बातें करते हैं तो इसने उल्लेख जो किया है कार्टियस ने, तो इसने बताया है कि 20,000, कितनी, 20,000 इसके पास आश्वरोही सेना थी। कितनी, 20,000 इसके पास आश्वरोही सेना थी। और इसके पास 2 लाख, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, 2 लाख इसके पास पैदल सेना थी। क्या थी, पैदल सेना थी। कितनी, 2 लाख थी पैदल सेना। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें 3,000 जो थी, 3,000 जो थी वो इसके पास हाथी सेना थी, हाथी सेना थी। और एक बात याद रखना, हाथियों के लिए जो ये मगध है ये पहले से ही हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और हम बात करें 2,000 इसके पास, 2,000 इसके पास रथ सेना थी। क्या थी, रथ सेना थी। ये उल्लेख जो किया है ये कार्टियस ने ये उल्लेख किया है। जी हाँ। और हम बातें करें इसके जो प्रधानमंत्री थे, जी हाँ, हम जो प्रधानमंत्री की बातें करते हैं तो भद्रसाल इसके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे, भद्रसाल जो थे वो इसके प्रधानमंत्री थे। क्या थे, प्रधानमंत्री जो थे इसके वो भद्रसाल थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये इसके प्रधानमंत्री थे। और हम बात करें इसका लिए जो धनानंद है इसके लिए अग्रमीज शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, अग्रमीज शब्द का इसके लिए प्रयोग किया गया है। जी हाँ, अग्रमीज शब्द का इसके लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और हम बात करें कि इसने अपने राज दरबार में जो जैन जो भिक्षु थे उनको भी इसने आश्रय दिया था। जैसे हम बातें करें शकटाल, और एक थे स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। इनको भी इसने अपने राज दरबार में आश्रय दिया था।
और ये भी जैन धर्म को बड़ी अच्छी तरीके से मानने वाले थे। कौन? धनानंद थे और अंतिम शासक थे। और इसके बारे में मैं आपके लिए बता रहा था कि इसके बारे में बताया जाता है जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, जिनका नाम है दीपवंश, और जो बौद्ध धर्म के दीपवंश और जो महावंश जो ग्रंथ हैं, जी हाँ, दीपवंश और जो महावंश ग्रंथ हैं, इनसे पता चलता है 80 करोड़ रुपए, कितने? 80 करोड़ रुपए इसने एक गुफा में रख रखे थे। एक किस में रख रखे थे? गुफा में रख रखे थे, गुफा में जमा कर रखे थे, जमा कर रखे थे। किसमें? एक गुफा में जमा कर रखे थे। इसके पास बहुत ज्यादा धन था धनानंद पर। और ये बात तो जो यूनानी इतिहासकार हैं वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो धनानंद थे वो बड़े महान शासक थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। और धनानंद के राज्य पर आक्रमण करने की सिकंदर की भी हिम्मत नहीं हो पाई थी। जी हाँ, धनानंद उस समय शासक थे मगध के, लेकिन सिकंदर भी इसके साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर सके थे, जो बड़े महान थे, लेकिन वो भी इसके साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाए थे, धनानंद के साम्राज्य पर। और हम बातें करें जो ये धनानंद है, इस धनानंद के बारे में कहा जाता है इसने अपने राज दरबार में, अपने मगध साम्राज्य में सभी बड़े बड़े पुराने और महान पंडितों को, सभी को आमंत्रित किया। और उसमें एक आमंत्रित जो किया था वो आमंत्रित उसमें कौटिल्य को भी किया गया था। किसको? कौटिल्य को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। और जो कौटिल्य था, कौटिल्य को उसकी हैसियत के अनुसार एक ऊंची राजगद्दी पर कौटिल्य को बैठाया गया था। जब महापद्म नंद की कौटिल्य पर नजर पड़ी तो बताया जाता है कौटिल्य क्रूप थे, काले थे। और जब जब धनानंद की उस पर नजर पड़ी तो धनानंद ने क्या किया? धनानंद ने कहा एक काले और कुरूप को एक इतनी ऊंचे सिंहासन पर जो बैठा रखा है वो क्यों बैठा रखा है? और उसके बाद इसे उतार दिया जाता है, कौटिल्य का अपमान किया जाता है। और इसी समय कौटिल्य ये सोच लेते हैं मुझे अपने अपमान का बदला लेना है। और उसी समय होता ये है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से अपना अपमान का बदला लेते हैं और धनानंद के साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं। और धनानंद के बाद जो यहाँ का मगध साम्राज्य का जो अगला शासक बनता है वो चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। कौन बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य अगला शासक बनता है इसके बाद। जी हाँ, तो इसके बाद हर्यंक वंश, इसके शिशु नंद वंश के बाद जो अगला वंश प्रारंभ होता है वो मौर्य वंश होता है, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये था हमारा नंद वंश था। और महापद्म नंद की जब हम बातें करते हैं तो बड़े महान थे और अपने आप को कली मानते थे। जी हाँ, कली की अवतार या कली अपने आप को मानते थे जो महापद्म नंद थे, जिसने द्वितीय परशुराम की उपाधि भी धारण की थी, क्षत्रियों का नाशक की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, जिसे उग्रसेन भी जिसे कहा गया है महाबोधि वंश में, तो इसी वंश से संबंधित थे, जिसमें हमारे मुख्य था महापद्म नंद और अंतिम शासक जो धनानंद थे वो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। और इस वंश में 9 शासक थे, इसीलिए इसे नंद वंश कहा जाता है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।